रहमान क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स से पहले हम पढ़ चुके हैं फाइलम सेलेंट्रेटा। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की पहले ज़रा टेक्सानोमी देखते हैं कि इसकी टेक्सानोमी क्या है। देखें, किंगडम एनिमेलिया में फिर सब किंगडम आता है इनवर्टिब्रेटा, और उस इनवर्टिब्रा के अंदर इन्फ्रा किंगडम आता है ग्रेड बायलेट्रिया। तो इसका ताल्लुक ग्रेड बायलेट्रिया से है। इससे पहले हम एक और इन्फ्रा किंगडम के बारे में या ग्रेड के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रेड रेडिएटा, जिसमें सिर्फ एक फाइलम था और वो था फाइलम सेलेंट्रेटा। तो इसका ताल्लुक है किंगडम एनिमेलिया में फिर सब किंगडम इनवर्टिब्रेटा से, और सब किंगडम इनवर्टिब्रा के अंदर इन्फ्रा किंगडम बायलेट्रिया से, और बायलेट्रिया के अंदर जाकर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर टोटल 15,000 स्पीशीज़ हैं, 15,000 स्पीशीज़ हैं। अब इन 15,000 स्पीशीज़ को एक ही नाम यानी प्लेटीहेल्मिन्थ्स का क्यों दिया है? इसकी रीज़न ये है कि ये नाम प्लेटीहेल्मिन्थ्स दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला वर्ड है प्लेटी, प्लेटी का मतलब है फ्लेट, फ्लेट का मतलब है चिपटा, और हेलमेंट्स कहते हैं वार्म्स को। तो प्लेटी हेलमेंट्स दोनों को मिलाएं तो इसका मतलब बनता है फ्लेट वार्म्स। इसलिए इस फाइलम में जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको फ्लेट वार्म्स का नाम भी दिया जाता है। अब फ्लेट वार्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी इज डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड, इनकी बॉडी ऊपर वाली तरफ से भी और लोअर साइड से भी बिल्कुल इस तरफ फ्लैट होती है, चिपटी हुई होती है। इसलिए इनको नाम देते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स का या फ्लैट वार्म्स का। इनकी साइज कितनी होती है कि ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर मेनी फीट तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया है तो इसकी साइज तकरीबन होगी 10 मिलीमीटर, और टेप वार्म है तो इसकी साइज होती है 16 फीट या 5 मीटर के करीब। तो ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर मेनी फीट तक लंबे हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी बॉडी की सिमेट्री देखें तो चूंकि हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि इनका तारुफ ग्रेड बायलेट्रिया से है, इसलिए इनकी बॉडी की सिमेट्री होगी बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब ये है कि इनको एक ही प्लेन से काटकर दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अगर उस ख़ास पॉइंट से हटकर हम किसी जगह से काटें तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए इनको नाम देते हैं बायलेट्रिया का, और इनकी सिमेट्री को नाम देते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। और इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब यह है कि इस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म, उनमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्पीशी ऐसी नहीं है कि जो कॉलोनीज की फॉर्म में रहे। कॉलोनीज की फॉर्म में ये नहीं रहते। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्ट्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट हैं, लेकिन साथ ये एक बात भी जहन में रखें कि इससे नीचे जितने फाइलम थे वो सारे डिप्लोब्लास्ट थे। मतलब ये पहला फाइलम है जिसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक्टोडर्म भी है, इसमें मीजोडर्म भी है और इसमें एंडोडर्म भी है। एक्टोडर्म, इनकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वो इस फाइलम से रिलेटेड जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर होती है सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब उस एक्टोडर्म के ऊपर सीलिया मौजूद होता है। और इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो पैरासाइटिक हैं उनकी एक्टोडर्म के ऊपर क्यूटिकल का एक मोटा कोट लगा होता है, क्यूटिकल की कोटिंग की होती है, और साथ साथ एक्टोडर्म के साथ ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट भी लगे होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट का मतलब ये है ऐसे ऑर्गन्स जो किसी होस्ट की बॉडी के किसी पार्ट के साथ अटैच करने में मदद दें, तो उनको कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। तो यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ हुक या इन फॉर्म ऑफ सकर्स। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये टेप वार्म की स्ट्रक्चर है। सिर्फ टेप वार्म का हेड बना हुआ है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनके अंदर सकर्स या इनका हेड किस तरह होता है। देखें, टेप वार्म तो यहाँ पर हमने कहा है कि ये 16 फीट तक लंबी स्ट्रक्चर होती है। तो मतलब पीछे ये जितनी भी लंबी स्ट्रक्चर होगी ये फ्लैट होगी, और फ्लैट के साथ साथ ये
लंबी व्यू होगी, लेकिन इसके हेड को थोड़ा सा देखते हैं। देखें ये जो पूरा एरिया है, ये इस एरिया को नाम देते हैं हेड का। अब हेड के अंदर ये जो पार्ट बना हुआ है हेड कहते हैं, या दूसरा नाम देते हैं स्कोलेक्स का। इसके अंदर ये जो पार्ट बना हुआ है, साथ में छोटे छोटे से कुछ सीलिया टाइप्स या कुछ टेंटिकल टाइप छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकले हुए हैं, तो इसको नाम देते हैं हुक का। और इसके अलावा ये जो 3 पार्ट्स बने हुए हैं, इनको नाम देते हैं सकर्स का। अब ये हुक और सकर्स का काम ये है कि ये पैरासाइटिक फ्लैट वार्म्स को किसी होस्ट की बॉडी में किसी पार्ट के साथ अटैच होने में मदद देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप्ड होता है, मतलब उनकी डाइजेशन उनकी अपनी बॉडी के अंदर होती है। और जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम या तो पुअरली डेवलप्ड होगा, मतलब कमज़ोर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इनके क्लास से क्लास ट्रिमाटोडा, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है। और कुछ क्लासेस ऐसी हैं कि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, मुकम्मल तौर पर नहीं होता। उनमें एक क्लास आती है क्लास सिस्टोडा, और क्लास सिस्टोडा के अंदर टेप वार्म की एग्जांपल भी आती है कि एक क्लास सिस्टोडा से इसका ताल्लुक़ है। तो जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल एब्सेंट होता है, ये अपनी होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, अपने होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टेड फूड लेते हैं। ये हुक्स और सकर्स के ज़रिए से ये होस्ट के इंटेस्टाइन्स के साथ अटैच होते हैं, इंटेस्टाइन्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं और वहाँ से डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, और उस डाइजेस्टेड फूड से फिर अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इनका नर्वस सिस्टम। तो इनका नर्वस सिस्टम किस तरह होता है कि इनके नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ गेंगलिया होते हैं। उनमें देखें यहाँ पर ये जो निशान बना हुआ है, ये रेड लाइनिंग्स जो बनी हुई हैं, जो रेड निशान बना हुआ है ये गेंगलिया है, और इसको नाम देते हैं सेरेब्रल गेंगलिया। और फिर इसके बाद ये जो लाइन पीछे आई हुई है रेड लाइन, ये रेड लाइन पूरी बॉडी के अंदर फैली है। इसका मतलब ये है कि इनका नर्वस सिस्टम जो गेंगलिया से बना होता है वो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। और यहाँ पर जो आई स्पॉट और ऑरिकल्स के करीब जो हेड रीजन के अंदर जो नर्वस सिस्टम इसका बना हुआ, नर्वस सिस्टम का जो पार्ट बना हुआ है, ये आगे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाता है, और वहाँ पर अक्सर इससे फिर ब्रेन बन जाता है, ये मॉडिफाई होकर उनमें ब्रेन बन जाता है। तो ये इनका नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब यह है कि इनकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट इनकी बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं। देखिए इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो सेल्स होते हैं उनको नाम देते हैं फ्लेम सेल्स, और उन फ्लेम सेल्स के साथ साथ एक क्यूटी होती है, और उस क्यूटी के साथ साथ कुछ डक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो यहाँ पर ये जो नक्शा बना हुआ है, निशान बना हुआ है ग्रीन, ये ग्रीन निशान यहाँ पर शो कर रहा है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अगर इस ग्रीन को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इसकी ये स्ट्रक्चर बनेगी कि इसके अंदर देखें ये जो एक सेल बना हुआ है, ये ग्रीन सेल बना हुआ है, ये अंदर से भी अगर पूरा ग्रीन करते तो ठीक इसका पता चलता। ये फ्लेम सेल का एक हिस्सा है, इसको नाम देते हैं केप सेल का। इस केप सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ सीलिया लगे होते हैं, और ये सीलिया हमेशा जिस तरह एक शोला भड़कता है, इसी तरह ये सीलिया भी शोले की तरह फ्लेकर करते हैं, ठीक है। और इस फ्लेकर करने की वजह से इन सीलिया के फ्लेकरिंग की वजह से इस पूरे सेल को मिलाकर नाम देते हैं फ्लेम सेल का। अब ये जो फ्लेम सेल है ये होता है यहाँ पर बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो वाटर के ज़रिए से ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करके यहाँ पर जो स्लिट बने हुए हैं, ये जो ओपनिंग्स बनी हुई हैं, इन ओपनिंग्स के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं फ्लेम सेल के अंदर। जब फ्लेम सेल में दाखिल होंगे तो यहाँ पर फ्लेकरिंग सीलिया है। ये फ्लेकरिंग सीलिया इस वाटर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करके बाहर निकालेंगे, और जब वो बाहर निकालेंगे यहाँ पर केविटी में आएंगे, केविटी से यहाँ पर ट्यूब में आएंगे,
और ट्यूब से आगे स्पोर के ज़रिए से बाहर निकल जाएंगे बॉडी से, और स्पोर को नाम देते हैं एक्सक्रीटरी पोर या इसको नाम देते हैं नेफ्रेडियोपोर का। तो ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब इस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होती है। अब यहाँ पर जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा तो हमने ये कहा था कि जो फ्री लिविंग होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड किस तरह होता है, देखें यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में जो रेड कैविटी बनी हुई है इसको नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ पर ये फेरिंक्स है, इस फेरिंक्स के ज़रिए से खुराक इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। फेरिंक्स के ज़रिए से खुराक इनके बॉडी के अंदर एंटर होता है और बॉडी में एंटर होने के बाद डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड इसी फेरिंग्स के ज़रिए से फिर बाहर निकलता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर और कोई कैविटी नहीं होती, तो ये एसेलोमेट्स भी होते हैं। मतलब मीजोडर्म तो इनमें होता है, लेकिन मीजोडर्म इनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं बनाता, तो ये एसेलोमेट्स होंगे। और इसके अलावा ज़रा इनके रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इनमें दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, एक को नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है तीन तरीक़ों से। उनमें एक तरीके को नाम देते हैं रीजनरेशन का, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में यह होता है कि बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाए तो वो फिर उसकी जगह पर नया पार्ट बनता है। मतलब कहीं पर कोई प्रीडेटर होता है उस पार्ट को काटता है, या किसी और एक्सीडेंट की वजह से बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो पार्ट फिर नया बन जाता है। दूसरी टाइप इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसको नाम देते हैं फिशन का। फिशन का मतलब है तकसीम होना, कि एक ऑर्गेनिज्म से, एक इंडिविजुअल से आगे दो इंडिविजुअल्स बनते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल है, आहिस्ता आहिस्ता दो बन रहे हैं, फिर ये एक अलग इंडिविजुअल बनेगा और ये अलग इंडिविजुअल बनेगा। और इसके अलावा इनके अंदर एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसको नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी के अगर जितने भी पार्ट्स बनाए जाएं तो हर पार्ट के अंदर एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होने की सलाहियत होती है। तो यहाँ पर अगर हम इस बॉडी के ये पार्ट्स बनाए, मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए, तो इनमें हर पार्ट के अंदर एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होने की सलाहियत होगी। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन का। इसके अलावा इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरतीब ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब ये है कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों गोनेड्स होते हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बनते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बनते हैं। इसके अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर एग भी बनते हैं और एक ही इंडिविजुअल के अंदर स्पर्म भी बनते हैं। जब ये हर्माफ्रोडाइट होंगे तो इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है और इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म का सेल, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसका स्पर्म और एग सेल एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में एक दूसरे के साथ मिलें, और जब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के स्पर्म और एग सेल्स आपस में फ्यूज़ करें तो उस फ्यूजन को नाम देते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये दोनों इंटरनली होती हैं। मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होगी तो फीमेल की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगी, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होगी तो बॉडी के अंदर होगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड गोनेड्स भी होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं वो डक्ट्स भी होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के कपुलेटरी आर्गन्स भी होते हैं। कपुलेटरी आर्गन्स का मतलब ऐसे आर्गेनिजम्स कि जो दूसरे किसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट कि जो सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पोर करने के काम आता है, तो उसको कपुलेटरी आर्गन कहते हैं। कपुलेटरी आर्गन्स भी होते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है। अब जायगोट बॉडी से बाहर एक पूरे इंडिविजुअल की फॉर्म में भी निकलता है, एज इन प्लेनेरिया,
और जायगोट बॉडी से बाहर निकलते वक्त लार्वा की फॉर्म में भी निकलता है, एज इन लिवर फ्लूक। तो इसके एग्जांपल्स में देखें, प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, और इसके अलावा यहाँ पर टेप वार्म लिखे हुए हैं, तो ये साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी हो गई। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।